नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। जब सीएम धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की है, इस दौरान सीएम धामी ने समय पर समस्याओं का निवारण नहीं करने वाले अधिकारी को जिम्मेदारी तय की है। इसी के साथ जिन अधिकारियों के स्तर पर ज्यादा शिकायतें लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया और लापरवाही बरतने जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। सीएम ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष ये सुनिश्चित करें कि कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के बाद 1 माह के अंदर उनके सभी देयकों का भुगतान हो जाए। सीएम ने सुनिश्चित किया कि समस्याओं का तुरंत समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। राजस्व विभाग, वन विभाग और साथ ही शिक्षा विभाग में जन शिकायतों के समाधान में हो रही लेट लतीफी पर सीएम धामी ने नाराजगी जताई है, जिसके बाद सीएम ने निर्देश दिए कि ज्यादा समय तक लंबित केस के मामलों में संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण लिया जाएगा। वही साथ ही नियमित मॉनिटरिंग भी इस दौरान किया जाएगा, ये सीएम ने निर्देशित करते हुए नजर आए हैं। वही कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस नैतिकता के आधार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर रही है। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस को याद दिलाते हुए पलटवार किया कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली कांग्रेस शायद ये भूल रही है कि जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था तब आंदोलनकारियों पर बर्बरता हुई थी, तब नैतिकता की जो कांग्रेस की नैतिकता थी वो कहां चली गई थी। केंद्र में सहयोगी रूप से कांग्रेस की सरकार थी, उत्तराखंड में भी कांग्रेस के कई नेता उस समय केंद्रीय राजनीति में थे, तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। गणेश गोदियाल ने जब स्थानीय निवासियों को अपशब्द कहे तब नैतिकता कहां चली गई थी। कांग्रेस राजीव गांधी फेडरेशन के लिए चीन से पैसा लेती है, तब शायद इन्हें नैतिकता याद नहीं आती है। देखिए, पहले तो कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए। आज कांग्रेस के वो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं, जिन्होंने उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हैं करण महरा, उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए अपशब्द कहे। तब कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नैतिकता की दुहाई उनको भी देनी चाहिए थी। उन्होंने कभी अपने प्रदेश अध्यक्ष से तो इस्तीफा नहीं मांगा। जब गणेश गोदियाल जी ने कहा था कि भाई जो ये पलायन हो रहा है, जो व्यक्ति उत्तराखंड का व्यक्ति अपने काम के लिए बाहर गया है, उसको वो कहते हैं कि सुख का पलायन है, ये खुशी से पलायन। वही हरिद्वार में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी जिला कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनका पुतला भी फूका और उन पर बजरंग दल कार्यालय और अन्य जो संपत्ति है उस पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेतृत्व से तत्काल कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वो बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस मौके पर मौजूद रही। बताते चले कि जहां पर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पुतला फूकते हुए नजर आ रहा है विधानसभा के जो सामने पुतला फूका, बजरंग दल ने ये पुतला फूका है और साथ ही साथ कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने इस दौरान नारेबाजी भी की और पुतला फूकते हुए उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष के खिलाफ ये जो गुस्सा है वो उनका फूटता हुआ नजर आया है और बीजेपी से तत्काल त्वरित कार्रवाई की मांग की है। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं जो पुतला फूकते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वही हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने जिले में हो रहे अवैध खनन को लेकर के एक बार फिर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार ने दूसरे राज्यों को खनन माफियाओं को जिले के संसाधनों को सौंप दिया, जैसे कि निजी कंपनियों ने उनकी खनन जो अपनी खनन चौकियां है वो स्थापित कर ली है।
अनुपमा रावत ने यह भी बताया कि अवैध खनन से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अवैध खनन नहीं रोका गया तो वह डीएम हरिद्वार कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लेंगी। बताएं, बाहर के राज्यों के लोग आ रहे हैं और मैंने खुद अपने आंखों से देखे कि हथियारबंद लोग थे, हथियारबंद लोग गाड़ियों में आ रहे, बाहर की HR UP नंबर की गाड़ियां। आपने देखा होगा भोगपुर में अभी कुछ समय पहले एक मास्टर और 2 छोटे बच्चे जो स्कूल को जा रहे थे उनको मौत के घाट वो उतर गए, उनके ऊपर पूरा एक बड़ा ट्रैक्टर ट्रॉली जो है गिर गई, बाहर राज्य की थी। तो इस तरीके का सिस्टम जो चल रहा है वो बहुत गलत है। अवैध खनन बिल्कुल रुकना चाहिए और स्थानीय व्यक्ति को जो है क्या कहते हैं उसको तो घर बैठा दिया गया है। जगह जगह खनन चौकियां बना दी गई हैं जो एक लूटपाट का एक तरीके से अड्डा हो चुकी है। और यहाँ का जो झोटा बुग्गी चलाने वाला व्यक्ति है जो अपने घर में अपनी खेत से मिट्टी उठा रहा है उसको टॉर्चर किया जा रहा है। और अगर इस अवैध खनन पे रोक लगाम नहीं लगाई जाएगी तो मैं कहीं ना कहीं डीएम की इसमें जिम्मेदारी मानती हूँ कि वो आला अधिकारी है, उनका कर्तव्य है कि वो प्रशासन को इतना मुस्तैद रखें, देखें कहीं पर भी अगर कोई शिकायत मिलती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो। वही नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों ने गांव के लोगों के नाम नगरपालिका बड़कोट की वोटर लिस्ट में चढ़ाए हैं, लेकिन अब लोगों का यह कहना है कि पंचायत चुनाव में लोगों के नाम को काटने का भय दिखा करके 3 दिन में जवाब देने का नोटिस थमाया जा रहा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब हमारे नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है तो हमारे नाम से नोटिस क्यों भेजा जा रहा। इस संबंध में जब पत्रकारों ने उप जिलाधिकारी बड़कोट से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे नाम नगर पालिका में भी शामिल हैं और ग्राम सभा में भी शामिल हैं। इसकी जांच करवा ली गई है और जिला निर्वाचन कार्यालय उत्तरकाशी भेज दी गई है। जबकि लोगों का यह कहना है कि नगर निकाय तभी बनती है जब नगर की जो आबादी है वो बढ़ती है, नहीं तो ग्राम पंचायत क्यों नहीं बनाई गई। एक विधायक, सांसद या फिर नेता कई जगह वोट डाल सकते हैं तो फिर आम जनता को क्यों परेशान किया गया। और उसमें बहुत सारे नाम दिए गए थे कि इनके नाम नगर पालिका में भी शामिल हैं और अमुक ग्राम सभा में शामिल है। उसकी जांच कराई गई है और रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी गई है। तो सब लोग जानते हैं कि यह तानाशाह है और जबरदस्ती ही लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जब तो इनको वोट की जरूरत थी तो इन्हीं लोगों ने जबरदस्ती लोगों को यहाँ चढ़ाया। और सभी जनता, आम जनता जानती है कि जिनके नाम यहाँ नहीं थे वो पोलिंग बूथ के अंदर कैसे घुस गए। जो यहाँ का ना वोटर था ना सपोर्टर, वो वहाँ जाता जहाँ का वोटर था। और आज लोगों को जो है परेशान करने के लिए अपनी ही जनता को, अपने ही ग्राम सभा के लोगों को, कि कोई बूढ़े हैं कोई कुछ है, लोग आ भी नहीं पा रहे हैं। लड़ाई लड़ो तो सुलटी लड़ो कि आजकल जो PM आवास भवन का है उसकी सही जानकारी दो, लोगों को, सारी जनता को परेशान मत करो। तो इसमें बिल्कुल जालसाजी लग रही है। नंबर 1 बात, एक गांव में बिल्कुल चस्पा चिपकाया गया। ये वार्ड नंबर 7 की मेरे हाथ में वोटर लिस्ट है, जबकि मेरा नाम कहीं भी अंकित नहीं किया गया। किस बेस पे मुझे नोटिस दिया गया, ये मैं सरकार से या शिकायतकर्ता से जानना चाहता हूँ। माननीय SDM जी इसमें संज्ञान ले और मुझे इसका, जिसने ये शिकायत की है वो मुझे जवाब दे। एक प्रकार की विकृत मानसिकता जिसको कहेंगे, उस प्रकार से ये यहाँ की जनता के साथ हो रहा है। लोगों को मात्र 3 दिन दिए हैं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन SDM साहब अंदर बीच में बिजी हैं। कल भी लोग आए थे, कल भी नहीं मिल पाए हैं। आप देहरादून से लेकर, जो आदमी देहरादून भी वोट किया है, कोई लखनऊ, दिल्ली, सब जगह हमारे यहाँ के उत्तराखंड के लोग रहते हैं, उनको हर जगह केवल बड़कोटी में ऐसा क्यों हो रहा है? देहरादून है, ऋषिकेश है, विकास नगर है, कोटद्वार है, सब जगह ये ऐसी कार्रवाई हो रही है क्या कि एक बड़कोट में एक आदमी के कहने से इस तरह से क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है? जनता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती क्या? कौन सा लोकतंत्र चल रहा है?
वही हरिद्वार के बोड़ाहेड़ी गांव में बिना लाइसेंस पेट्रोल डीजल बेचने के मामले में एसडीएम अजयवीर सिंह की टीम ने छापेमारी कर दुकान को सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान मिलावटी ईंधन बेचने और घटतौली की भी पुष्टि हुई है। वही मौके से 5 ड्रम पेट्रोल डीजल भी बरामद हुए। खाद्य एवं पूर्ति विभाग की टीम ने यह जांच में पाया कि दुकान का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हुआ था और वैध दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे। मौके पर मौजूद रोहिताश नामक व्यक्ति अवैध रूप से ईंधन बेच रहा था। अधिकारियों ने अग्रिम कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए, जिससे कि तेल माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो ईंधन माफियाओं में हड़कंप मचा क्योंकि लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। बिना लाइसेंस के ये जो लोग थे वो पेट्रोल डीजल बेच रहे थे, जिसको लेकर के कार्रवाई हुई है और दुकान को सीज किया गया। हालांकि जब पूरी छानबीन हुई तो जाकर के पता चला कि ये पेट्रोल डीजल जो बेचे जा रहे हैं उस पर ना तो उसके पास कोई दस्तावेज है और न ही कोई नवीनीकरण के जो पेपर्स हैं वो शामिल है। और इसी के मद्देनजर लाइसेंसहीन दुकान पर यह कार्रवाई की गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के और भी लाइसेंसहीन दुकान है उन पर जरूर एक प्रेशर बना है और साथ ही वो भय के माहौल में है कि आखिर क्या अगला नंबर उनके दुकान का होगा। इसी के मद्देनजर इलाके में कहीं ना कहीं इस छापेमारी के बाद भय का माहौल बना हुआ है। वही लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के रिखणियाल ब्लॉक के चौकड़ी गांव में एक दुखद खबर सामने आई है, जहां जम्मू कश्मीर कारगिल में पोस्ट ड्यूटी में तैनात 5वीं गढ़वाल राइफल के लांस नायक रोबिन सिंह वेस्ट को ड्यूटी के दौरान ब्रेन स्ट्रोम के कारण उनका बीते 14 दिनों में चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था। बीते मंगलवार उन्होंने अंतिम सांस ली है। वही रोबिन सिंह वेस्ट का पार्थिव शरीर देर रात उनके पैतृक निवास पर पहुंचा। इस गांव से क्षेत्र में इस जो खबर है वो कहीं ना कहीं उससे क्षेत्र में शोक की लहर है। सैनिकों को सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक घाट पर अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान क्षेत्र के जो कई गांव से लोग हैं वो सैनिक के अंतिम दर्शन के लिए आए और एक दुखद खबर है कहीं ना कहीं जो चौकड़ू गांव जहां पर ये जो नायक कह सकते हैं इनको, ये सैनिक रहते थे, उनके घर में मातम का माहौल पसरा हुआ है। तो लॉस नायक रोबिन सिंह का निधन हो गया है, जिस पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जिनको राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। पहले बॉडी को उनके पैतृक जो निवास है वहां पर लाया गया, पैतृक क्षेत्र में लाया गया। उसके बाद उनके परिवारों ने मिल करके उनका दाह संस्कार किया। रोबिन सिंह की अगर बात करें तो उन्हें सैन्य सम्मान के साथ विदाई दिया गया। बताया जा रहा है कि ड्यूटी पर तैनात थे तभी ब्रेन स्ट्रोक आया और उसके बाद उनकी हालत गंभीर हुई, अस्पताल में भर्ती कराए गए जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। कहीं न कहीं इस बड़ी क्षति के बाद, रोबिन सिंह की मृत्यु के बाद, सैनिक की मृत्यु के बाद उनके जो घर है उनमें कहीं न कहीं मातम का माहौल पसरा हुआ है। पिताजी का नाम बिरजूमोहन और माता का नाम लक्ष्मी देवी। ये 2 भाई और 2 बहनें थी। एक भाई की शादी हो रखी है और दोनों बहनों की शादी भी हो रखी है। रोबिन की सगाई अगले महीने थी। वर्तमान में ये 5 गढ़वाल राइफल में थे और कारगिल में तैनात थे। कारगिल बॉर्डर पर इनको ब्रेन स्टॉर्म की बीमारी थी, जिसके कारण ये वेस्टर्न कमांड में गए, चंडीगढ़ में भर्ती हुए थे। 14 दिन तक हॉस्पिटल में रहे और कल 9 बजे के करीबन इन्होंने अंतिम सांस कमांड हॉस्पिटल में ली और 1 बजे के करीबन इनका पार्थिव शरीर इनके गांव चौकड़ी पहुंचाया गया। वही हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह ऋषिकेश से हरिद्वार आई हुगली एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर आरपीएफ के जवान की मौत हो गई। मृतक की पहचान अरविंद तोमर के रूप में हुई है, जो 2015 में आरपीएफ में भर्ती हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही जीआरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। वही एएसपी रेलवे अरुणा भारती ने बताया है कि जब हुगली एक्सप्रेस हरिद्वार रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी तभी स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मियों ने आरपीएफ के सिपाही अरविंद तोमर को देखा। जांच में पता चला कि वह रतनाम वेस्टर्न रेलवे से हरिद्वार में पोस्टिंग पर आया हुआ था और उसकी पत्नी भी आरपीएफ रुड़की में तैनात है। 15 दिन की छुट्टी के बाद 18 मार्च को वह ड्यूटी पर वापस आया था।
अब इस मामले की पूरी जांच की जा रही है। अभी योगनगरी ऋषिकेश से हुगली एक्सप्रेस जो 9:14 पे रेलवे स्टेशन हरिद्वार के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई और वो 9:24 पे जब यहाँ से गई तो उसके बाद एक शव वहाँ पर पाया गया। पुलिस कर्मचारियों ने देखा और वो शव बाद में नजदीक जाकर देखा तो बावर्दी दुरुस्त और कैप भी इवन उसने लगाई हुई थी। वो जानकारी के बाद पता चला कि वो आरपीएफ का कांस्टेबल था। इसका नाम अरविंद है और ये इससे पहले रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे रतलाम में तैनात था। ये स्पाउस पोस्टिंग के तहत उत्तराखंड पोस्टिंग आया था हरिद्वार। इसकी वाइफ का पोस्टिंग रुड़की में है, वो भी लेडी कांस्टेबल पद पे तैनात है और ये अभी 2015 का ही भर्ती सिपाही था। उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 40 वर्ष के आसपास इसकी उम्र बताई जा रही है। वही खनन माफिया की दबंगई अब कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रही। ताजा मामला BHEL क्षेत्र का है, जहां पर अवैध खनन रोकने की कोशिश कर रहे सिक्योरिटी गार्ड को ट्रैक्टर ट्रॉली से बेरहमी से कुचल दिया गया। इस खौफनाक वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि खनन माफिया जो है वो किस कदर बेखौफ होकर तांडव मचा रहे। घटना के बाद घायल सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही। सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर सामने आई है कि पिटकुल ने पहले ही BHEL के प्रशासन को सूचना दी थी। उनके टावर क्षेत्र में चोरी छिपे बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा। वह स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि खनन विभाग की लापरवाही के चलते नियमों का उल्लंघन किया जा रहा। वह हरिद्वार पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है, जिसमें उन्होंने हरियाणा के करनाल से दुष्कर्म के आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म करने और फिर शादी से इनकार करने का आरोप लगा था। यह मामला थाना अंबाला में दर्ज था, जिसकी 0 FIR बाद में जहां हरिद्वार ट्रांसफर किया गया। वह हरिद्वार पुलिस ने SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की, जिसने आरोपी के ठिकाने पर गुप्त दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। महिला अपराधों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए हरिद्वार पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और अपनी परफॉर्मेंस साबित की। वही हरिद्वार के महानगर व्यापार मंडल ने सिंचाई विभाग की लापरवाही के खिलाफ सरदानंद घाट पर धरना देकर विरोध जताया। व्यापार मंडल के सदस्य गंगा घाटों को जल विहीन करने और बढ़ते प्रदूषण के कारण मछलियों की मौत और श्रद्धालुओं की आस्था को नुकसान होने पर गुस्सा दिखाया है। बता दें कि जिला अध्यक्ष सुनील सेठी ने प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जलधारा को बहाल करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। गंगा भक्तों ने चेतावनी ये भी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। होली से ठीक 5 दिन बाद शुरू होने वाले झंडे मेले में आज विधि विधान के साथ इसका आगाज हो चला है, जहां महाराज के जयकारों के साथ झंडे का अवरोहण किया गया। वो इस मौके पर हजारों की तादाद में दूर दूर से आए हुए जो संगतों में झूम झूम कर गुरु राम राय महाराज के जयकारे लगाए। इस मौके पर महाराज देवेंद्र दास ने बताया कि झंडा मेले महाराज गुरु राम राय के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता। सभी लोगों की आस्था झंडे में है, इसके लिए लाखों की तादाद में यह संगतें आती हैं। सभी की मनोकामनाएं यहां आकर पूरी होती है और सभी संगतों की रुकने की व्यवस्था हमारी तरफ से की गई है। राम राय जी महाराज का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ, आस्था के साथ, भक्ति भावना से मनाया गया और इस अवसर पर हमारी लाखों की संगतें जो है दरबार साहिब में इस समारोह की साक्षी बनी और ऐसा हम सबका अटूट विश्वास है कि दरबार साहिब में, घंटा साहिब में जो भी भावना से, भक्ति भाव से मत्था टेकता है
उसकी गुरु महाराज हर मनोकामना को पूर्ण करें। और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी संख्या में जो है संगतें यहाँ पे माथा टेकने आई हैं, महाराज के दर्शन करने आई हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जयकारों के साथ झंडे का अवरोहण किया गया। एक बड़ी कह सकते हैं लोगों की आस्था है इस मेले के तहत, और साथ ही साथ एक लंबे समय से जो है ये परंपरा चलती आ रही है और इस झंडे मेले विधि विधान के साथ इसका आगाज हुआ है। और एक बड़ी संख्या में जो संगत थे, जो लोग थे, वो वहां पर इसमें भागीदारी लेने के लिए आए थे। देहरादून से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सभी लोग पहुंचे हुए हैं और इस झंडे का जब अवरोहण हुआ तो सभी के सभी वहां पर मौजूद नजर आ रहे। एक अलग ही परंपरा कह सकते हैं इसके, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है और सभी ने झूम झूम कर राजा राम सहाय के जयकारे भी लगाए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार गोरला ने थाना श्यामपुर का वार्षिक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने थाना कार्यालय, हवालात, मालखाना, भोजनालय, बैरिक और आपदा प्रबंधन उपकरणों का बारीकी से निरीक्षण कर सफाई, सुरक्षा और रिकॉर्ड रखरखाव को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। वही एसपी सिटी ने साइबर क्राइम से बचाव को लेकर के जहां पुलिस कर्मियों को, जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए। डायल 112 शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, फरियादियों के साथ सौम्य व्यवहार, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और क्राइम मीटिंग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को विभागीय और व्यक्तिगत समस्याओं को भी सुना। तो श्यामपुर थाने का आज वार्षिक उत्सव मनाया गया। पुलिस कर्मियों को हालांकि इस दौरान अहम दिशा निर्देशित भी किया गया और साथ ही साथ इसमें कहा गया कि थाने में किस तरीके से वार्षिक निरीक्षण के दौरान ही आगे में क्या किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सही किया जाएगा, उसको लेकर के भी पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देशित किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर वार्षिकोत्सव पुलिस थाने में मनाया गया और इस वार्षिकोत्सव में तमाम जो बड़े अधिकारी थे पुलिस विभाग के, वो वहां पर मौजूद नजर आए और साथ ही साथ पुलिस को निर्देशित करते हुए, अहम निर्देश देते हुए नजर आए कि आगे किस तरीके से कार्रवाई करनी है और साथ ही साथ आगे लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से हरिद्वार में बनाए रखे, उस पर भी इस दौरान चर्चा हुई। वहीं पर श्यामपुर थाने का आज अहम निर्देशों के बीच में आज वार्षिकोत्सव मनाया गया। एक बड़ी संख्या में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और पुलिस विभाग के जो तमाम अधिकारी थे वो भी इस दौरान मौजूद रहे। जो अगर कहा जाए इस मेले के इस वार्षिकोत्सव के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था और साथ ही साथ पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं भी इस वार्षिकोत्सव के तहत ही बनाई गई है और पुलिस कर्मियों को अहम निर्देशित भी किया गया। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर की रुख करते, जहां पर देवभूमि में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन देखा गया। उधम सिंह नगर में 29 अवैध मदरसों पर ताला जड़ा है। उत्तराखंड में अब तक 82 पर एक्शन हुआ है। सीएम धामी के निर्देश पर अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। उधम सिंह नगर में 29 अवैध मदरसों को सील किए गए हैं। वही मदरसों की फंडिंग और बच्चों की जांच शुरू है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर सीएम धामी के निर्देशों पर अवैध मदरसों पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। एक बार फिर अवैध मदरसों को सील किया गया। 29 अवैध मदरसों पर ताला जड़ा गया, जिनमें से अब तक अगर बात करें उत्तराखंड में 82 अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ है। लगातार सीएम धामी ये कहते हुए नजर आए हैं कि बिना दस्तावेज, बिना किसी प्रूफ के जो मदरसे हैं, बिना सरकारी अथॉरिटी के परमिशन के, उस पर सील लगाया जाएगा और उस पर रोक लगाई जाएगी। हालांकि और भी कई ऐसे मदरसे हैं जिसके बारे में छानबीन लगातार जारी है। वही लगातार सीएम धामी की ओर से इस तरीके की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और साथ ही साथ जब से कार्यकाल में आए हैं
तब से लेकर अभी तक अगर बात करें तो 82 ऐसे मदरसे हैं जिसको सील किया गया और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।